हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर सेवर कोर्स। और देखें, हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं विद फंडामेंटल्स। देखें, आप जब 10th क्लास से 11th क्लास मूव करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो पहली बात तो स्टूडेंट्स दिमाग में लेकर आते हैं केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स हो जाते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं। इसी को सबसे ज़्यादा रटने वाला लोग मानकर चलते हैं, बट हाँ, इसका अराउंड 80% पार्ट लॉजिकल है। आप मेरे साथ सीखोगे लॉजिक्स, उनके ऊपर काम करें। छोटी छोटी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, उनको अच्छे से समझें, उनको यूज़ करना सीखें, तो आपको कभी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटनी नहीं पड़ेगी। हाँ, 20% पार्ट इन्फॉर्मेटिव होता है, वो चीज़ें आपको याद रखनी होती है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास तरीके हैं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, बस मैं जैसा बोलता जाऊँ वैसा आप चीज़ों को सीखते जाएँ, करते जाएँ। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में परफेक्ट हो जाओगे और आपका बहुत स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा। तो आज जो है मैं सबसे पहले आपके सामने शुरू करना जा रहा हूं, जो बेसिक सबसे पहली चीज हम सीखने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना। क्या लिखना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो आप देख ही लोगे, बट हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपको एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को सिखाता है। किसको सिखाता है? इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो बोरोन के जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो कहां कहां होते हैं, किस शेल में होते हैं, किस सब शेल में होते हैं। ये सब चीजें आप कहां से सीखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जंप करूं तो मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का हम लोग आइडिया ले लेते हैं। भाई, किसी भी अगर आप एटम के अंदर हैं तो एक एटम के अंदर क्या होता है, जो सबसे पहली चीज हम देखते हैं वो होता है उसमें शेल। क्या होता है? शेल। शेल के अंदर क्या होता है? सब शेल। मतलब शेल का ही पार्ट है सब शेल। सब शेल में क्या होता है? ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल्स से मिलकर सब शेल बनता है, और ऑर्बिटल्स के अंदर कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जिस इलेक्ट्रॉन की आप बात कर रहे हो, वो कौन से शेल के, कौन से सबशेल के, कौन से ऑर्बिटल के अंदर रहता है। इलेक्ट्रॉन्स कहां पर रहते हैं? ऑर्बिटल में। मैं आपसे बहुत सिंपल वर्ड्स में बात कर रहा हूं, आगे चल के आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में डिटेल्स में पढ़ोगे कि ऑर्बिटल्स एक्चुअली क्या होते हैं। ऑर्बिटल्स हवा में वो स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। क्या होता है? वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। बट मैं अभी साइंटिफिक और कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशंस आपके सामने नहीं ला रहा हूं। हम बेसिक जो हम बोलते हैं ना लेमन लैंग्वेज, उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, आप और मैं आराम से समझ पाए उस चीज में हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स एटम में कहां रहते हैं? ऑर्बिटल्स में। अब वो ऑर्बिटल कौन से सबशेल से बिलोंग कर रहा है और वो सबशेल कौन से शेल से बिलोंग कर रहा है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर बता सकते हो। ये बात शायद आपको थोड़ी सी अटपटी सी लगे, तो देखो उसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। एक सेकंड दें आप मुझे। चलिए, तो थोड़ा सा अरेंजमेंट मैं आपके लिए कर रहा था, ध्यान से देखें आप सभी। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, स्कूल तो गए, ऑब्वियसली स्कूल सभी गए हैं। तो देखिए, ये एक स्कूल है, ठीक है। तो स्कूल जो है, एक स्कूल को आप लोग क्या कर सकते हो, एक एटम की तरह कंसिडर कर सकते हो कि ये जो स्कूल है ये एटम है, ठीक है। और इस स्कूल के अंदर जो अलग अलग फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स है ना, हर स्कूल में अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे किसी और सेक्शन की क्लास चलती है, सेकंड फ्लोर पे किसी और सेक्शन की, थर्ड फ्लोर पे किसी और सेक्शन की। इस तरह से अलग अलग फ्लोर्स पर अलग अलग सेक्शन की क्लास चलती है, ठीक है। तो ये जो फ्लोर्स हैं, इन फ्लोर्स को हम लोग क्या मान सकते हैं? शेल्स। तो आप देखें, सबसे पहले स्कूल में घुसते हैं यानी एटम में, फिर उसके अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग फ्लोर्स हैं। तो वैसे ही एटम के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग शेल्स होते हैं। अच्छा, तो फ्लोर पे क्या होते हैं? हाँ, फ्लोर पे होते हैं क्लासरूम्स। तो ऐसे क्लासरूम्स होते हैं। तो जैसे फ्लोर पे क्लासरूम होते हैं, तो हम क्लासरूम को सब फ्लोर बोल सकते हैं। मतलब जैसे शेल होता है, तो शेल के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग क्लासरूम्स, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सब शेल्स। तो जैसे फ्लोर के बाद ये आपका क्लासरूम है, तो ये जो क्लासरूम है इसे हम लोग किससे कंपेयर कर सकते हैं? एक सबशेल से। अब बताओ, क्लासरूम के अंदर क्या होती है? डेस्क। ये जो आपके पास डेस्क है, इस डेस्क को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोल सकते हैं? ऑर्बिटल। और इसके ऊपर जो बैठा है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे एक स्कूल के अंदर घुसने पर फ्लोर्स, फ्लोर्स के अंदर रूम, रूम के अंदर डेस्क, डेस्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी स्टूडेंट होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही एक एटम, एटम के अंदर सबशेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल पे कौन बैठा होता है? इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ होता है। क्या आपके बात समझ में आती है? तो आप स्कूल के कौन से फ्लोर के, कौन से रूम के, कौन से डेस्क पर बैठे हो,
ये इंफॉर्मेशन स्कूल से ली जाती है। एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है आपकी क्लास से, आपके रोल नंबर से, अगर रोल नंबर से बिठाते हैं तो इन 2-3 चीजों को मिलाकर आप ये पता कर सकते हो कि भाई फला स्टूडेंट उस फ्लोर के, उस क्लासरूम की, उस डेस्क पर बैठा हुआ होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कौन से शेल के, कौन से सब शेल के, कौन से ऑर्बिटल में बैठा हुआ है, वो हम कहां से बता सकते हैं? क्वांटम नंबर से। तो देखिए आपके पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, है ना। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो पहले हम बात करते हैं क्वांटम नंबर्स किसे बोलते हैं। तो क्वांटम नंबर्स कुछ भी नहीं है। क्वांटम नंबर्स एक सेट है, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, या फिर सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स which is used to identify। देखो जो चीजें मैं लिख रहा हूं साथ साथ आपको भी लिखनी है। नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, हर बार कहता रहा हूं, कहता रहूंगा। आपको पीडीएफ नोट्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। पीडीएफ आपको मैं दूंगा नहीं दूंगा वो बात की बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये सारी चीजें अपने हाथ से लिखनी आनी चाहिए। आदत बनाओ। अगर आप अभी से अपनी आदत खराब कर लोगे पीडीएफ नोट्स पढ़ने की तो आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो हाथ से लिखना शुरू कर दें। मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ आप भी लिखें, ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई the possible location of electron in an atom। ठीक है, ये चीज आप आगे चलकर सीखोगे कि एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की प्रिसाइज लोकेशन हम नहीं बता सकते, इसलिए मैंने टर्म यूज किया यहां पर पॉसिबल लोकेशन। ठीक है, तो आपके पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स। और ये 4 क्वांटम नंबर्स कौन कौन होते हैं? सबसे पहला क्वांटम नंबर होता है आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे हम n से डिनोट करते हैं। जो सेकंड होता है वो होता है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसे हम L से डिनोट करते हैं। थर्ड जो होता है, थर्ड, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम लोग M से डिनोट करते हैं। और जो फोर्थ होता है वो होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो हर क्वांटम नंबर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता है जिसे आपको समझना होगा। अब देखिए हम एक एक करके इन क्वांटम नंबर से डील करना शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि कौन सा क्वांटम नंबर आपको क्या चीज बताएगा। तो हम लोग मिलने जा रहे हैं सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हम इसे n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। अब देखो मैं आपको क्वांटम नंबर्स पढ़ा रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ा रहा हूं, तो आपको एक पिक्चर याद रखनी, मैंने आपको सिखाई, स्कूल, फ्लोर्स, क्लासरूम्स, डेस्क। ठीक है, उसी हिसाब चलेंगे। तो जब आप स्कूल में घुसे, आप एटम में घुसे, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देने चाहिए? शेल। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये एक शेल को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? शेल को। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखें, इट डिफाइंस a shell inside an atom। तो एक एटम के अंदर जो शेल होते हैं उन शेल्स को कौन दिखाता है? आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिखाता है। देखें अभी तक बचपन ही था, 9th-10th को मैं बचपन बोलता हूं, तो जब भी बचपन बोलूं समझ जाना मैं कहां की बात कर रहा हूं। तो बचपन में आपने सीखा है कि एक एटम के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर शेल्स होते हैं, है ना, पढ़ा ना आपने। ऐसा ये पहला शेल होता है, इसे हम के शेल बोलते हैं। फिर आपके पास आता है एल शेल, फिर आपके पास आता है एम शेल, फिर आपके पास क्या आता है? एन शेल, है ना, फिर ओ पी क्यू आर चलता रहेगा। ऐसे नहीं देखकर अब हम थोड़ा बदल जाएंगे यहां से। एक्चुअली के शेल का मतलब है फर्स्ट शेल। क्या है? फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल होने का मतलब क्या है कि इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 है। यानी उल्टा, अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब आप कौन से शेल की बात कर रहे हो? फर्स्ट शेल की बात कर रहे हो।
ये ऐसे रट मत लेना कि के शेल के लिए N1 होता है, KLMN आपको आता है, बस के से शुरू करना है। ABCD बहुत अच्छे से पढ़ी है आपने, पिछले 12-1 सालों से आप ABCD पढ़ रहे हो, ठीक है। तो फोकस करें इस चीज के ऊपर। के शेल बोला है तो मतलब वो फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल मतलब N की वैल्यू कितनी है 1, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपका कौन सा शेल है, देखो सेकंड शेल है। कौन सा शेल है, सेकंड शेल। इसके लिए N की वैल्यू कितनी होती है 2। फिर आपका आ जाएगा थर्ड शेल जिसके लिए N की वैल्यू 3, फिर आ जाएगा फोर्थ शेल और N की वैल्यू 4, और इस तरह से कहानी चलती रहेगी। एक एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पर ध्यान रखना हमेशा एक न्यूमेरिकल इंटीग्रल वैल्यू होगी। कौन सी वैल्यू होगी, इंटीग्रल। इसकी फ्रैक्शनल, ऐसा नहीं कि 1.5 नहीं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैंने आपसे बोला सिक्स्थ शेल मतलब N की वैल्यू 6 है, या मैंने आपसे बोला N की वैल्यू 6 है, दैट मींस हम कौन से शेल की बात कर रहे हैं, सिक्स्थ शेल की बात कर रहे हैं। तो एक चीज ये किसको दिखाता है, शेल इनसाइड एन एटम। यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो एक और पॉइंट कि ईच वैल्यू ऑफ N डिस्क्राइब्स अ शेल। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखो, आप देख रहे हो कि हर शेल की एक डिस्टेंस है। देखो ये न्यूक्लियस इसकी डिस्टेंस है, ये फर्स्ट शेल की डिस्टेंस है। फिर देखो ये सेकंड शेल की डिस्टेंस है, ये थर्ड शेल की है। इधर आप और आगे चले जाओ तो ये फोर्थ शेल की है, फिफ्थ आएगा तो और होगा। तो आप देख पा रहे हो जैसे जैसे N का नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे वैल्यू ऑफ N बढ़ रही है, बताओ देखो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियस से डिस्टेंस मतलब अगर क्या आपको पता है पूरा स्फेरिकल ये सर्कुलर होता है, तो देखो सर्कल की रेडियस भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना। अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है, इस पे आप फोकस करें। क्या है कि जैसे जैसे एज वैल्यू ऑफ N इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ N इंक्रीजेस, ध्यान दें इंक्रीजेस को आज के बाद मैं ऐसे एरो से लिखा करूंगा, वो आपको मेरी लैंग्वेज सीखनी होगी। सो एज वैल्यू ऑफ N इंक्रीजेस क्या हो रहा है, द साइज ऑफ शेल and its distance from nucleus, its distance from nucleus increases। तो जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होता है, इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब ये है दैट इज फर्स्ट शेल इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। तो जो हमारा फर्स्ट शेल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है ऑब्वियसली, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, और इस तरह से कहानी चलती जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि शेल क्या है, क्या चीज शेल को डिनोट करती है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है N, वो एक शेल को डिनोट करता है। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज आपको सिखा दूंगा, बीच में बोलता रहूंगा आप लोगों से। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अभी तक आप स्कूल में जब पढ़ते हैं तो आपको जो भी लाइंस लिखवाते थे आपको हर एक लाइन याद रखनी होती थी। अब ऐसा नहीं है, बोर्ड पे या आपकी कॉपी में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब आपको याद रहना जरूरी नहीं है। नहीं, अब याद करने में मत जाओ, समझने पे जाओ। आपको इन चीजों को समझना है, याद नहीं रखना है। बहुत सिंपल सी बात है, N शेल को दिखाता है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ शेल्स हैं। जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ रही है न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, इसलिए साइज। ऐसा नहीं कि आप एक एक लाइन रोज बैठ के रट रहे हो एज वैल्यू ऑफ N इंक्रीजेस, इतनी इंफॉर्मेशन आने वाली कि आप याद नहीं कर पाओगे। तो इस चीज पे जरूर ध्यान दें। चलिए अब मैं चल रहा हूं अपने अगले क्वांटम नंबर पे। शेल में आ गया ना, बताओ शेल के बाद क्या आता है, हाँ सबशेल। अब हम डिफाइन करने चलेंगे सबशेल को। ध्यान से देखना, जो मेरा अगला क्वांटम नंबर है सेकंड, जो सेकंड क्वांटम नंबर है वो कौन है, एजीमुथल, या कई बार इसे एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजीमुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। इसे हम L से डिनोट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया भाई, आपने शेल डिफाइन कर दिया, ऑर्डर में चलना है। अब शेल डिफाइन कर दिया तो आप शेल के बाद क्या डिफाइन करोगे, सब शेल को। तो पहली बात, दिस क्वांटम नंबर defines a subshell inside a shell। एक शेल के अंदर जो सबशेल्स होते हैं
उसको कौन डिफाइन करता है? आपका ये एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, आप चाहें तो यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं, अलग अगला एक और पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि ईच वैल्यू ऑफ एल डिफाइंस अ सबशेल। एल की जितनी वैल्यूज आएंगी वो आपको एक सबशेल बताती है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता कि एल की कितनी वैल्यूज आएंगी? तो उसको भी सिखाया गया, उसको भी समझाया गया। फोकस करें, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, उसका रीजन है, मतलब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, तो ध्यान से समझना, ये आपको अब याद रखना पड़ेगा। वैसे यूज करते करते समझ में आ जाएगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फॉर अ गिवन शेल, गिवन शेल मतलब आपने शेल डिफाइन कर दिया है कि भाई आप फर्स्ट शेल की बात कर रहे हो, सेकंड की बात कर रहे हो, थर्ड की बात कर रहे हो, फोर्थ की। यहाँ स्कूल की तरह नहीं होता कि हर फ्लोर में सेम नंबर ऑफ क्लासरूम्स होते हैं, नहीं, या हर शेल में यानी हर फ्लोर में अलग अलग रूम्स होंगे। ठीक है, तो फॉर अ गिवन शेल, गिवन शेल का मतलब आपने n डिफाइन कर दिया है। अब लिखता नहीं हो, चलो इन चीजों छोटी छोटी चीजें तो आप समझ जाओगे यूज करते करते मेरे साथ साथ। सो फॉर अ गिवन शेल, या फिर आप इसे लिख सकते हो और गिवन वैल्यू ऑफ n। भाई आपने शेल बता दिया तो n की वैल्यू हो गई, देयर आर n values of L which ranges from 0 to n-1। ये आप समझें, n की एक गिवन वैल्यू के लिए L की n वैल्यूज होती हैं और उनकी वैल्यू 0 से n-1 के बीच में लाई करती है। समझ में नहीं आया? नहीं आया ना, अभी आएगा, समझना। देखो, जैसे मान लो मैं आपसे बात करता हूं फर्स्ट शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल, तो बताओ फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 है। अब पढ़ो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू 1 है, देयर आर n वैल्यूज ऑफ l, तो यहां पर l की भी सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, और वो जो एक वैल्यू होगी, वैल्यूज ऑफ l, बताओ वो कहां से कहां वेरी करेगी? 0 to n-1। मतलब n अगर 1 है तो देखो l की वैल्यू 0 से 1-1, 0 से 0, तो 0 से 0 तो l की एक ही वैल्यू आती है 0। ठीक है, तो फर्स्ट शेल के लिए l की वैल्यू आ गई 0। अब ये l इक्वल टू 0 भी एक वैल्यू है। l इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं कि l की कोई वैल्यू नहीं है, अरे 0 भी तो एक वैल्यू होती है ना। ठीक है, तो l इक्वल टू 0 एक वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ, इसका सिग्निफिकेंस समझो, वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, सिग्निफिकेंस समझो, ये सब तो याद हो जाएगा आपको कि फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल है। क्या है? फर्स्ट शेल में एक सबशेल। तो यहां से एक चीज आपको सीखने मिलेगी कि अगर आप किसी में नंबर ऑफ सबशेल निकालना चाह रहे हो, नंबर ऑफ सबशेल्स इन अ शेल इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ n। मतलब जितनी n की वैल्यू होगी आपको उतने ही सबशेल मिलेंगे। अगर n की वैल्यू 1 है तो उसमें एक सबशेल होगा, n की वैल्यू 2 है तो उसमें 2 सबशेल होंगे, 3 है तो 3 होंगे, 4 है तो 4 होंगे। मतलब इस स्कूल में फर्स्ट फ्लोर पर एक रूम है, सेकंड फ्लोर पर 2 रूम है, थर्ड फ्लोर पर 3, फोर्थ फ्लोर पर 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से कहानी चलती रहेगी। तो देखें, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, यानी इसके अंदर सिर्फ एक सबशेल है। n इज इक्वल्स टू 2। अब देखो n के लिए 2 है तो आपको l की 2 वैल्यूज मिलेंगी। वो जो 2 वैल्यूज हैं वो 0 से n-1, 0 से 2-1, यानी l की वैल्यू 0 आएगी और l की वैल्यू 1 आएगी। अगेन यहां पर वैल्यूज फ्रैक्शनल नहीं होती हैं, यहां पर भी इंटीग्रल वैल्यूज ही होंगी। l की वैल्यू 0 होगी या फिर l की वैल्यू 1 होगी। फिर आ गए आप n इक्वल टू 3 में, तो n इक्वल टू 3 में 3 वैल्यूज आएंगी, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 2। अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है, 0, 1, 2, 3, और इस तरह से आपकी ये कहानी चलती रहेगी। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? तो जो n की वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यूज आपको किसकी मिल जाएंगी? l की। अब आप और आगे चले, थोड़ा सा और आगे चलो, चीजों को समझें। अब या तो मैं ऐसे ही बोलता रहूं कि भाई सेकंड शेल में 2 शेल होंगे, 2 सबशेल होंगे, थर्ड शेल में 3 सबशेल होंगे, फोर्थ में 4 होंगे, l के लिए एक के लिए 0 होगी, एक के लिए 1 होगी, एक के लिए 2 होगी, एक के लिए 3 होगी। कहने का मतलब यह है कि शर्मा जी के 4 बच्चे हैं, शर्मा जी का ये पहला बेटा है, ये दूसरा है, ये तीसरी है, ये चौथी है। मतलब 2 बेटे और 2 बेटियां हैं, तो ये पहला बेटा है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटी और फिर उससे भी छोटी।
क्या शर्मा जी हमेशा उनको कैसे बुलाएंगे? सबसे बड़े इधर आओ, उससे छोटे इधर आओ, उससे छोटी इधर आओ, सबसे छोटी उधर जाओ। नहीं बुलाते ना, नाम रखते हैं ना, है ना। अगर आप भी दो भाई हो, दो बहन हो, दो भाई बहन हो, कुछ भी हो, तो आपके नाम रखे हुए ना। क्यों रखे हुए हैं? आपको आइडेंटिटी देने के लिए, आपको पहचानने के लिए। आपको थोड़े बोलते हैं बड़े वाले इधर आओ, छोटे वाले उधर जाओ, नहीं बोलते ना। एग्जैक्टली इसी तरह हम इनको थोड़े बोलेंगे पहले वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। नहीं नहीं नहीं, हम इनको नाम देंगे। अब नाम रामू, शामू, गोपू, बोलू तो नहीं देते हैं। तो यहाँ टेक्निकल नाम रखे गए हैं, उनके ऊपर आप फोकस करें। L=0 जो है, L=0, तो जिस भी इस जहां जहां L=0 आएगा उसको नाम दिया गया S सबशेल। क्या नाम दिया गया? S सबशेल। यहां पे S का मतलब होता है शार्प, मतलब S से जो रेफरेंस होता है वो होता है शार्प। अभी आपको इन चक्करों में नहीं जाना, सिर्फ जीके है, गड़बड़, सॉरी जनरल नॉलेज। मैं जनरली जीके को गड़बड़ नॉलेज बोलता हूं, तो ये जनरल नॉलेज है। S मतलब शार्प, टेक्निकल नाम दिया हुआ है। तो बेसिकली L=0 का मतलब है S सबशेल। अब L=1 का नामकरण किया गया तो इसे बोला गया P सबशेल। P सबशेल, तो जैसे S से शार्प है वैसे P से होता है प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, सिंपल प्रिंसिपल वर्ड है, ठीक है। L=2 जो आया उसे बोला गया D सबशेल। क्या बोला गया? D सबशेल इसे बोला गया। यहां पर D का मतलब होता है डिफ्यूज्ड। क्या होता है? डिफ्यूज्ड। और ऐसे ही जब L की वैल्यू 3 हुई, इसे बोला गया F सबशेल। क्या बोला गया? F सबशेल। और F का मतलब यहां पर होता है फंडामेंटल। तो इस तरह से आपने क्या किया? इनका नामकरण किया। क्या किया? नाम लिखा कि भाई अब ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को कुछ नाम देते हैं। तो L=0 को नाम दिया गया S सबशेल, L=1 को नाम दिया गया P, 2 को दिया गया D, और 3 को क्या दिया गया? 4। तो अब इससे यहां पर और अच्छी कहानी बनकर आएगी। तो एक बार आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको दिखाता हूं कि वो कौन सी कहानी बनकर आने वाली है। हो गया? तो चलिए अब देखें क्या है इसका मतलब। ये सब मैंने लिखा, ये सब PDF आपको लिख के सिखाया। अब आपके लिए बात यह है कि भाई आप स्कूल में घुस चुके हैं और आप स्कूल के आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। तो भैया फर्स्ट फ्लोर पर सिर्फ एक ही क्लासरूम है जिसकी नेमिंग है 1S। क्या है? 1S। फिर आप गए यार चलो सेकंड फ्लोर पे चल के चेक करते हो। सेकंड फ्लोर पे 2 क्लासरूम्स हैं, एक का नाम है 2S और एक का नाम है 2P। ऐसे ही थर्ड फ्लोर पे 3 क्लासरूम है, एक का नाम है 3S, दूसरा का नाम है 3P और तीसरे क्लासरूम का नाम है 3D। इसी तरह फोर्थ फ्लोर पे 4 क्लासरूम है, एक का नाम है 4S, उसके अगले का नाम है 4P, फिर इसका नाम है 4D और फिर उसके अगले का नाम है 4F। फिफ्थ फ्लोर पे अब 5 क्लासरूम होंगे, 5S, 5P, 5D, 5F। अब अल्फाबेट्स के हिसाब से लेगा। अब आएगा 5G। 5G अभी इंडिया में तो नहीं है, आने वाला है, लोग बोल रहे हैं, है ना। हाँ खैर, सिक्स फ्लोर पे 6 क्लासरूम होंगे, 6S, 6P, 6D, 6F, 6G और फिर आ जाएगा 6H। इसी तरह 7th फ्लोर, 8th फ्लोर। तो अभी तक तो हम सिर्फ 7 पीरियड्स ही काम है, 7 शैल ही काम में लेते हैं, ठीक है। तो वो भी अभी आप सीख लोगे जब भरना शुरू करोगे। तो इस तरह से 7S होगा, 7P होगा, 7D होगा, 7F होगा, 7G भी होगा, 7H भी होगा और 7I भी होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ, एक स्कूल में जितने क्लासरूम्स हो क्या सबके सब पूरे भरे होने चाहिए? नहीं ना, हो सकता है कुछ रूम्स इनमें से खाली रहे। तो एग्जैक्टली ऐसा होता है। अभी तक हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, तो हम सिर्फ ये 6F 7F तक भर पाए हैं। ये सब तो काम ही नहीं आते, यूज ही नहीं आते, ठीक है। वी डोंट हैव सफिशिएंट एलिमेंट्स to fill these subshells, so these are not used। आगे आप देखोगे ना तो हम सिर्फ यहीं तक लिखा करेंगे मोस्टली। अच्छा, एक और चीज, वैल्यूज आप डिफाइन कर सकते हो। अब देखो s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, तो बताओ F के लिए कितनी होगी? 3, G के लिए कितनी होगी? 4, H के लिए कितनी होगी? 5, I के लिए कितनी होगी? 6, और इस तरह से कहानी चलती रहेगी। तो ये ध्यान दें, L जो होता है वो आपको क्या बताता है? एक सबशेल। एक शेल के अंदर कितने सबशेल हैं? तो जितनी शेल की वैल्यू है उतने ही उसमें सबशेल है।
बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, उसके अलावा ये जो L है ये ऑर्बिटल्स की शेप को भी बताता है। किसको बताता है? शेप को। तो वो चीज मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी मुझे उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसकी बात भी नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं आगे अपने अगले क्वांटम नंबर पर, जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा है? जो हमारा थर्ड वाला क्वांटम नंबर है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? इसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब आप इस पे ध्यान दें, मैंने आपको बताया शेल हो गया, शेल के अंदर क्या हो गया? सबशेल। सबशेल के अंदर कौन है? हाँ, ऑर्बिटल। तो जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, दिस क्वांटम नंबर defines an orbital inside a subshell। तो एक सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल को कौन डिफाइन करता है? m। फिर से समझो, स्कूल में घुसे, फ्लोर पे गए, क्लासरूम में घुसे। अब इस क्लासरूम में कितनी डेस्क लगी हुई है? इस क्लासरूम में कितनी डेस्क लगी हुई है? इस चीज को कौन बताएगा? ये। तो ये आपको बताता है कि एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। अगेन बात वही है, m की हर वैल्यू, ईच वैल्यू ऑफ m, क्या? ईच वैल्यू ऑफ m डिफाइंस एन ऑर्बिटल। सो ईच वैल्यू ऑफ m defines an orbital inside a shell। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने वहां सिखाया था आपको वैसे यहां ये इंपॉर्टेंट है। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ L, M can have 2L plus 1 values which ranges from -L to +L। तो देखो L की एक गिवन वैल्यू के लिए M की 2L plus 1 वैल्यूज हो सकती है। क्या हो सकती है? 2L plus 1 वैल्यू। समझना मेरी बात को, जैसे मैं यहां पर लेता हूं वैल्यूज ऑफ L, ठीक है, यहां पर मैं लूंगा वैल्यूज ऑफ M। M की टोटल कितनी वैल्यूज होंगी? 2L plus 1। कितनी वैल्यूज होंगी? ये हो जाएंगी 2L plus 1 वैल्यूज होंगी। और ये वैल्यूज कहां से कहां रेंज करेगी? -L से लेकर +L तक करेगी। तो ध्यान दें, जब L की वैल्यू होगी 0, L की वैल्यू 0 का मतलब आपके पास S सबशेल है, आपने सीखा है। अब जब L की वैल्यू 0 होगी तो देखो वैल्यूज ऑफ M कितनी आएगी? 2 × 0 + 1, यानी आपको सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी। एक वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? M = 0। एक वैल्यू होने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा और हम उसे इस एक बॉक्स से डिनोट कर देंगे। देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल इन S सबशेल। ठीक है, अब आप आओगे L = है ना, L = 0 का मतलब क्या हो गया? S सबशेल हो गया है। ये आपने सीख ही लिया है। तो अब S सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। जब L की वैल्यू 1 होगी तो देखो आपके पास P सबशेल बनेगा। तो अब P सबशेल के लिए देखो M कितनी ले जाएंगी? 2 × 1 + 1, M की 3 वैल्यूज आएंगी। देखो M की हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को डिफाइन कर रही है। अगर M की 3 वैल्यूज है, इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब P सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होंगे, यानी ऐसे 3 बॉक्स बनेंगे। कितने बॉक्स बनेंगे? 3। और वो जो 3 वैल्यूज हैं वो -1 से +1 के बीच में होगी, यानी एक वैल्यू हो सकती है M की -1, एक हो सकती है 0 और एक हो सकती है +1। ठीक है, तो ये 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। आगे चल के आप सीखोगे इनके नाम होते हैं px, py, pz। इन सब का मतलब क्या है मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान देना, px, py, pz के लिए m की वैल्यूज फिक्स्ड नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है, +-1 एंड 0। कुछ लोग pz के लिए 0 बोल देते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको,
+-1 0 में से कोई भी वैल्यू किसी के लिए भी हो सकती है, बट हाँ अगर एक का +1 हो गया तो फिर दूसरे का -1 या 0 में से कोई एक वैल्यू होगी। दो ऑर्बिटल के लिए सेम वैल्यू +1 नहीं आ सकती है। तो ये चीज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में और सीखेंगे डिटेल के अंदर, अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी आपके लिए जो सीखने वाली चीज है वो सिर्फ इतनी सी है कि p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं जिनके नाम px, py, pz है। अभी तो नाम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आगे चल के मैं आपको इनकी शेप सिखाऊंगा, वहां पर नाम की जरूरत पड़ेगी, तब वहां पर बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और बात करता हूं L = 2। L = 2 जो है वो आपके पास d सबशेल है। d सबशेल देखो, L के लिए 2 रखो, 2 × 2 + 1, m के लिए हो जाएगी 5। d सबशेल के लिए नहीं, L = 2 के लिए m की टोटल 5 वैल्यूज आती हैं और वो 5 वैल्यूज जो हैं वो 5 ऑर्बिटल्स बताएंगी। तो 5 ऑर्बिटल्स हो गए d सबशेल में। कितने हो गए? 5। m की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2। इसका मतलब देखो यहां से लिख सकते हो p सबशेल हैज 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स इन p सबशेल। सिमिलरली बताओ d सबशेल में क्या होंगे? देयर विल बी 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स इन d सबशेल। तो इस तरह से किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स है वो आप यहां से पता कर सकते हैं। सिमिलरली आप आगे चलो, L = 3, L = 3 का मतलब आता है f सबशेल। तो देखो L के लिए 3 रखोगे तो 2 × 3 + 1 आपके पास 7 वैल्यूज आ गई। 7 वैल्यूज का मतलब यहां पर 7 ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, और इनके वैल्यूज -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो ये + कुछ भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है फिर से, बट हाँ ये 7 आपके पास ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये वही हो गया, कैसा? फर्स्ट फ्लोर में देखो, फर्स्ट फ्लोर में एक सबशेल था। चलो पीछे चलते हैं। देखो फर्स्ट फ्लोर में एक रूम था, उस एक रूम में एक ऑर्बिटल है। अब ये आप ध्यान रख लें, मैं आपको बताऊंगा भी ऐसा क्यों होता है, बट अभी तो आप ध्यान रख लें कि अ सिंगल ऑर्बिटल कैन accommodate a maximum of 2 electrons। अब इसमें एक और चीज बाकी है, मैं अगले इसमें ऐड करूंगा, तो आप चाहो तो इस चीज को बाद में लिख लेना, अभी मत लिखो। बट हाँ, इस एक डब्बे में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। मतलब एक डेस्क पर मैक्सिमम कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं? 2 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। तो एक काम करो, आप इसे अभी मत लिखो, इसकी जगह पर आप एक दूसरा स्टेटमेंट लिख लो फॉर द टाइम बीइंग, जो आपको यहां से ऑब्जर्व करना है, याद बात नहीं रखना है। देखो खुद से ऑब्जर्व करो, आपने क्या बोला? L की एक गिवन वैल्यू के लिए M की इतनी वैल्यूज आएंगी। तो इसका मतलब आप यहां पर एक फॉर्मूला बना सकते हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल। अब अगर आपने सबशेल बोल दिया तो आपको L की वैल्यू फिक्स हो गई है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं 2L + 1। देख लो, L की वैल्यू 0 रखो तो एक ऑर्बिटल, L की वैल्यू 1 रखो 2 × 1 + 1 3 ऑर्बिटल, 2 रखो 5 ऑर्बिटल, 3 रखो 7 ऑर्बिटल। तो ये इस फॉर्मूले से आप एक गिवन सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, तो 3 क्वांटम नंबर हो गए। पहले ने बताया शेल यानी फ्लोर, दूसरे ने बताया सबशेल यानी क्लासरूम, तीसरे ने बताया ऑर्बिटल यानी डेस्क। अब उस डेस्क पर कौन बैठेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए हम एक और क्वांटम नंबर काम में लेते हैं, इसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। फोर्थ जो आपके पास होता है वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, नाम से पता लग रहा है, ये आपको और ज्यादा कुछ नहीं बताता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन होने की डायरेक्शन बताता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है। तो या तो वो स्पिन तो दो ही तरीका होता है, तो क्लॉकवाइज स्पिन करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो ये जो क्वांटम नंबर है, इट टेल्स द डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। अब देखो, स्पिन या तो होगा क्लॉकवाइज या फिर स्पिन कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो
क्लॉकवाइज स्पिन को हम ऐसे सिंगल हेडेड अपवर्ड एरो से, या कुछ लोग पूरा पूरा एक सिंगल ऐसा एरो भी बना देते हैं, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को हम ऐसे डाउनवर्ड एरो से या फिर ऐसे एरो से दिखाते हैं। अब देखो इससे दिखाने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज स्पिन ऐसे दिखाने मतलब, सॉरी मैंने गलत बना दिया ऐसे इधर से स्टार्ट करना है। तो ये आपका क्लॉकवाइज स्पिन को दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को दिखा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे, सॉरी ये चलना है एक ही डायरेक्शन से, भी क्लॉकवाइज, समझ गए ना आप। तो ये आपके एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज, क्लॉकवाइज स्पिन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू +½ लेकर चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर के लिए -½ भाई देखो ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के घूमने के दो ही डायरेक्शन है, दो चांसेस, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो 50% चांस है क्लॉकवाइज घूमने के, 50% एंटी क्लॉकवाइज के, इसलिए इनको वैल्यू ½ दे दी, 50% चांस क्लॉकवाइज के, 50% चांस एंटी क्लॉकवाइज के। अब वो जो मैं पॉइंट लिख रहा था, ये आप ध्यान रखना, अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है, सो इन अ सिंगल ऑर्बिटल, या इतना ही मत लिखो, इनको भी हटाओ, सिंपल लैंग्वेज चेंज करो, अ सिंगल ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट a maximum of 2 electrons with opposite spin। तो ये आप लोगों ने सुना होगा, और जब आपने सुना होगा तो आपने सोचा भी होगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या हो गया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये चीज का लॉजिक मैं आपको दूंगा। अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कुछ रूल्स सिखाऊंगा, उन रूल्स से आप सीखोगे कि हाँ भाई एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बट अभी तो आप याद रखें कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल है तो उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जिसमें एक का स्पिन अपवर्ड और एक का डाउनवर्ड, यानी एक होगा क्लॉकवाइज और एक होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा अगर आपने किसी और तरीके से भर दिया, अगर आपने दोनों कैसे भर दिया तो भी गलत है। अगर आपने दोनों को ऐसे भर दिया तो ये दोनों ही तरीके क्या हैं, गलत हैं। सिर्फ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और उन दोनों का स्पिन भी कैसा होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए कॉपी करें, फिर और आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो अब सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो उसके लिए कुछ रूल्स सीखने होंगे, ठीक है। अगेन आपको रूल्स रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इनको यूज करते हो, तो कैसे यूज करना है वो आपको यहां पर देखना है। देखिए सबसे पहला आपके पास ऑफपोज प्रिंसिपल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे रूल्स को, कुछ पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। तो सबसे पहला है ऑफपोज प्रिंसिपल। देखो लिखा हुआ है आपके सामने, ऑफपोज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब आप अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, भाई आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, ऑर्बिटल में। अब जब आप इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरने वाले हो, तो आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरना होता है। मतलब सबसे पहले आप सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल को भरोगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाओगे। जब तक लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल पूरा नहीं भरता है, आप अगले ऑर्बिटल को भरने के लिए मूव नहीं करोगे। आई बात समझ में? तो बस यही है, देखो आपका ऑफपोज प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑर्बिटल विद लोवेस्ट एनर्जी विल बी फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया कि जो ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी उसको हम सबसे पहले भरेंगे। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का है? तो उसको पता करने के लिए हम लोग सीखते हैं n+l रूल। कौन सा रूल? n+l रूल। यहां पर n+l बेसिकली n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और l जो है वो क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर है। तो इस रूल के हिसाब से बहुत सिंपल सी बात है कि ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n+l will be at lower energy। तो वो ऑर्बिटल जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी क्या होगी, कम। जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, आपके पास ऑर्बिटल है एक 2s और एक है 3p। तो देखो इसके लिए n निकालो। अब देखो ये समझो, मैंने आपको लिखते टाइम सिखाया था
ये जो है ये आपको शेल का नंबर बताएगा, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो गई है 2। ये आप अच्छे से सीख चुके हो। s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी है 0। तो देखो इसके लिए n प्लस l की वैल्यू 2 है ना। और देखो इसके लिए 3 प्लस 1, तो n की वैल्यू यहां पर 3 है। p सब शेल के लिए l की वैल्यू आती है 1, तो देखो यहां पर n प्लस l की वैल्यू क्या है 3 है। तो क्योंकि इस ऑर्बिटल के लिए n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है, इसकी एनर्जी क्या होगी 2s ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। तो बड़ा ही आसान होता है, अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑर्बिटल्स हैं तो जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम उसकी एनर्जी क्या होगी कम होगी। अब देखो कई बार आपके सामने ऐसा भी हो सकता है जब n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए, तो ये भी ध्यान देना, इस पॉइंट पे आप फोकस करना कि if n प्लस एल इज सेम, if n प्लस एल is same, then the orbital with higher value of n will be at higher energy। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करूं, जैसे मान लो आपके पास ऑर्बिटल्स है, एक आपके पास 3p ऑर्बिटल है, एक आपके पास 4s ऑर्बिटल है, ठीक है। और ठीक है, इन दोनों को देख लो एक बार। तो आप 3n के लिए 3p के लिए बना, देखो यहां पर n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 4 सॉरी, और यहां पर भी n प्लस एल की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 0 इज 4। अब दोनों के लिए n प्लस एल सेम है, आप फिर देखोगे n, तो किसका n ज्यादा है भाई, 4s वाले का n ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा। मतलब जब मुझे इनको भरना होगा तो पहले मैं 3p को भरूंगा और उसके बाद किसको फिल करूंगा 4s को फिल करूंगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि आपके पास जो एटम्स होते हैं उनमें जब आप इलेक्ट्रॉन्स भरने जाते हो तो उसे आप n प्लस एल रूल से फॉलो करते हो। अब इस n प्लस रूल का एक और छोटा सा एप्लीकेशन है, वैसे तो आप इसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे बट वो भी मैं आपको बता देता हूं, इसे आप ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत से लोगों को तो पढ़ने मतलब 11-12 पढ़ने के बाद भी पता नहीं होता है, तो ध्यान रखना कि फॉर हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू of n, that is orbitals having same value of n will have same energy। इस चीज के ऊपर आप फोकस करें, ये भी आप याद रख सकते हैं, फिर आगे और सीखोगे। एक्चुअली हाइड्रोजन में क्या होता है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक, तो उस एक इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड करती है। ठीक है, वो कैसे डिपेंड करती है वो भी आप देखोगे, तो मैं दोबारा आता हूं। ठीक है, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो उसको थोड़ी देर बाद लिखना, अभी आप इस यहां तक लिखें और अब उसके बाद देखो एक ऑर्डर मैं आपको सिखाता हूं। भाई आपने देखा, अभी तक आपने सीखा कि फर्स्ट शेल में एक सबशेल होता है 1s, और s में क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है, तो देखो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल। ठीक है, चलो थोड़ा और अच्छे से अरेंज करते हैं वापस से। तो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल या फिर पीरियडिक टेबल देखना आपने, पीरियडिक टेबल, उसके लिए आप इसे फर्स्ट पीरियड भी बोल सकते हो पीरियडिक टेबल के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक सबशेल होता है 1s और उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, अगर आप बात करो सेकंड शेल की, तो देखिए सेकंड शेल में 2s और 2p दो सबशेल होते हैं और इनके मिलाओ देखो, s में एक ऑर्बिटल, और आपने भी थोड़ी देर पर देखा था p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, हाँ 3 होते हैं ना, p में 3 थे, m की 3 वैल्यूज आ रही थी, तो यहां पर टोटल कितने हो गए 4 ऑर्बिटल्स हो गए। बस ऑब्जर्व करते जाओ, ध्यान से देखते जाना। ठीक है, फिर आपके पास आएगा थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में 3 सबशेल होंगे, 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा।
तो अगर आप देखो, अगर आप थोड़ा सा पीछे चलो तो देखो थर्ड शेल में एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं और डी में 5। मैंने आपको फॉर्मूला भी सिखाया था 2l+1 वाला। तो देखो डी के लिए एल की वैल्यू 2 हो गई, 2 × 2+1, यहां 5, 5 + 3 8+1, यहां टोटल क्या होते हैं 9 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑब्जर्व करते जाओ चीजों को। इसी तरह जब आप फोर्थ शेल में आओगे, फोर्थ शेल, तो देखो 4s 4p 4d एंड 4f। 1 + 3 4, 4 + 5 9 एंड 9 + 7, यहां कितने होंगे 16 ऑर्बिटल्स होंगे। दिख रहा है। इसी तरह फिफ्थ शेल में आ जाओ, जब आप फिफ्थ शेल में आओगे तो आपके पास 5s 5p 5d 5f, और अगर आप 5g पे चले जाओ तो देखो l के लिए 0 1 2 3 4, 2 × 4 8, 8 + 1 9, तो 16 + 9, इसमें कितने हो जाएंगे 25 ऑर्बिटल्स। तो अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, तो मुझे एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। बताओ, फर्स्ट शेल में 1 है, सेकंड में 4। बताओ क्या मैं 4 को 2² लिख सकता हूं? क्या मैं 9 को 3², 16 को 4², 25 को 5² लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? तो देखो आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला बन गया n²। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो यहां से शायद आप में से कई लोगों ने फॉर्मूला सुना भी हो कि एक शेल के अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है n²। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बताओ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो अब यहां से देखो, मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल। तो भाई ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला कितना बन गया 2n²। तो रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने वाली बात है। और इस तरह से आपके पास अलग अलग शेल्स होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था हमारे पास इतने एलिमेंट नहीं है कि सब काम में आए, इसलिए हम इसको सिर्फ f तक ही काम में लेते हैं। तो ये आपके पास 6th शेल बनेगा, ये आएगा 6s, ये आएगा 6p, ये आएगा 6d और ये बनेगा 6f। ऐसे ही 7th शेल में जब आप चले जाओगे, दैट इज 7th पीरियड, तो आपके पास आएगा 7s 7p 7d एंड 7f। तो ये मैंने आपको सिखाया कैसे शेल्स के अंदर सब शेल्स अरेंज होते हैं। अब देखो, आपने भी सीखा n+l रूल। तो अगर आप n+l रूल के हिसाब से देखो तो अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी का अलग अलग ऑर्डर होता है। तो देखो, उस ऑर्डर को याद रखने की, बनाने की आपके पास एक बहुत सिंपल सी ट्रिक होती है। आप क्या करोगे, यहां से एक एरो मार्क करो ऐसे, ठीक है, और फिर इसके पैरेलल एरोज मार्क करते जाओ लाइक दिस। बस पैरेलल करते जाओ, ये मत देखो किसको कट कर रहा है, बस पैरेलल एरोज मार्क करते जाओ लाइक दिस, ठीक है। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो, यहां फिनिश हुआ, फिर से पीछे आओगे, रिवर्स गियर लगाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर रिवर्स गियर लगाओगे, फिर इधर जाओगे, फिर रिवर्स गियर लगाओगे, फिर इधर जाओगे। तो इससे क्या होगा, आपको n+l रूल लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर मिल जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप यहां पर इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर देखो, क्या देखो, इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर देखो, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी 1s, फिर क्या होगा 2s, 2s के बाद क्या होगा 2p, 2p के बाद क्या होगा 3s, 3s के बाद कौन होगा 3p, 3p के बाद कौन होगा 4s, 4s के बाद कौन होगा 3d, फिर 3d के बाद कौन होगा 4p, 4p के बाद 5s, और इस तरह से कहानी चलती रहेगी। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी बन जाएगा। ये वही n+l रूल से आया है, लेकिन ये उसी को दिखाने का एक ज्यादा आसान तरीका है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना शुरू करेंगे, हम थोड़ी देर में फिलिंग करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम 1s को भरेंगे, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 3d को, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s को, फिर 4f, 5d, 6p, 7s को, और इस तरह से हम इनको भरते हुए चलेंगे।
लेकिन जो मैंने आपका नोट लिखवाया, अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो देखो हाइड्रोजन एटम के केस में वैल्यू सिर्फ n पे डिपेंड करती है। उस केस में ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। उस केस में ऑर्डर क्या होगा, ठीक, वो मैं यहां लिख रहा हूं कि फॉर हाइड्रोजन एटम n पे डिपेंड करती है, तो 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर 2s और 2p के सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, फिर 3s के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उन सबकी एनर्जी सेम होगी, फिर 4s के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो ये होता है डिफरेंस हाइड्रोजन एटम के लिए और किसी और एटम के लिए। तो ये चीज आपके आगे काम में आएगी, अभी इतना काम में नहीं आती है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आपके बेसिक्स है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर, ये इसे रटने की जरूरत नहीं है। 2-3 ऑर्बिटल दिए हैं तो उनमें n+l रूल लगा लो। n+l रूल से आपको पता लग जाएगा सॉरी, कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, कर सकते हैं। चलिए, ऑफ-बोस रूल सीखने के बाद अब हम चलेंगे अपने अगले प्रिंसिपल के ऊपर, जो अगला रूल है, ठीक है। तो जो अगला रूल है वो होता है आपका सेकंड नंबर, इसे हम बोलते हैं हुंड्स रूल। हुंड्स रूल, ठीक है। तो हुंड्स रूल के अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, बट अभी मैं आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट सिखा रहा हूं ताकि आप चीजों को सीख पाए। फिर आप आगे चल के एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखना सब कुछ अच्छे से सीख चुके हो, फिर आप वहां पर इसका एक और फॉर्म पढ़ोगे, मैं आपको वो फॉर्म वहीं पे सिखाऊंगा। चलो यही सिखाया तो बड़ा आसान है, ठीक है। हुंड्स रूल, इसको फिर कंप्लीट करो, एक काम करो, ऐसे नहीं लिखते हैं, जरूरत नहीं स्किप करने की, मैं सिखा दूंगा आपको ऐसे ही। तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब देखो यहां पे एक नया टर्म आपको सीखने को मिल रहा है, मल्टीप्लिसिटी। ये जो मल्टीप्लिसिटी टर्म है, मल्टीप्लिसिटी कुछ भी नहीं है वैसे तो, ये मल्टीप्लिसिटी को हम सिंपल लिखते हैं 2s+1। क्या लिखते हैं, 2s+1, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहां पे जो कैपिटल एस है ना, कैपिटल एस होता है सम ऑफ स्पिन्स और उनका मोड, ठीक है। जो भी स्पिन्स दिए हुए हैं उसका मैग्नीट्यूड लोगे, सिर्फ साइन नहीं लोगे। इस चीज को हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। तो देखो हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर आप एक ही अरेंजमेंट, एक ही कॉन्फ़िगरेशन के 2 अरेंजमेंट बनाओ, ठीक है, एक ही कॉन्फ़िगरेशन के 2 अरेंजमेंट बनाओ। जैसे मैं आपको सिखाऊं, आपने सीखा पी सबशेल, ठीक है। तो आपने देखा कि पी सबशेल के अंदर क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, सीखा आपने, 1 2 3, ठीक है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं P4, क्या लिख रहा हूं, P4। तो इस P4 कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। एक तरीका तो ये है कि मैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पेयर्ड फॉर्म में रख दूं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को पहले अनपेयर्ड फॉर्म में, ऐसा करो P4 की जगह P3 ले लो, ठीक है, P3। तो 3 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने, तो एक तरीका ऐसे है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के एक साथ रख दूं, और एक ऐसे, ये मैं आपको सिखा चुका हूं कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनका स्पिन अपोजिट होगा, ठीक है। वो अभी आप थोड़ी देर में देख भी लोगे क्यों होगा, बट अभी आप मुझ पर भरोसा रखें। अब देखो मैं इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए पहले मैं कैपिटल एस कैलकुलेट करूंगा, ये वैल्यू। तो देखो इसका स्पिन +½ प्लस दूसरे का स्पिन -½ प्लस तीसरे का स्पिन +½ देखो हाफ से हाफ कैंसिल। इसके लिए s की वैल्यू आ गई ½ अगर s के लिए ½ आ गई तो इसकी जो मल्टीप्लिसिटी है, मल्टीप्लिसिटी वो कितनी हो गई, 2 × ½ + 1। आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है, मैं सिर्फ मतलब समझा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल, इस कॉन्फ़िगरेशन की मल्टीप्लिसिटी आ गई है 2। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे अरेंज करोगे तो उसकी मल्टीप्लिसिटी 2 होगी। अच्छा, यहां पर स्पिन निकालो, देखो +½ +½ +½ s की वैल्यू 3/2 आ गई। अब अगर s की वैल्यू 3/2 आ गई है तो बताओ मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी वही 2 × s + 1 दैट इज 4।
तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल ये कहता है कि एक कॉन्फ़िगरेशन के जो दो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं उनमें से वो अरेंजमेंट फेवरेबल होगा जिसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, ज्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू हुंड कॉन्फ़िगरेशन हैविंग, ठीक है, या रादर कॉन्फ़िगरेशन बोलो, अरेंजमेंट बोलो, क्या बोलोगे आप इसे, अरेंजमेंट बोलोगे। तो आप यहां लिखें कि अरेंजमेंट हैविंग हायर मल्टीप्लिसिटी, अरेंजमेंट हैविंग हायर मल्टीप्लिसिटी विल बी मोर स्टेबल और फेवरेबल, ऐसा लिख लो। मतलब इन दोनों में से देखें तो ये वाला अरेंजमेंट ज्यादा पॉसिबल होगा। अब इधर टेक्निकल लैंग्वेज है तो इसको ना थोड़ा आसान से लैंग्वेज बदलते हैं। दैट इज अगर हम वही लेमन टर्म्स में बात करें, नॉर्मल चलती फिरती लैंग्वेज में, तो हुंड्स ने कहा इसका मतलब ये है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will not occur until each orbital contains one unpaired इलेक्ट्रॉन। तो जब तक हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता है तब तक आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करोगे। बस यही हुंड्स रूल होता है। एक्चुअली अभी आप कॉन्फ़िगरेशंस बनाना शुरू करोगे वो आप इनके रूल्स के बिना नहीं बना सकते हो, इसलिए आपको रूल समझना जरूरी। तो पहला रूल था इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के टर्म्स में भरे जाएंगे। दूसरा, जब आप ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करोगे तो पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाना चाहिए, उसके बाद ही आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करोगे। और अब आएगा तीसरा रूल। जो तीसरा रूल है उसे हम बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखो ये क्या कहता है, ये भी इसका टेक्निकल लैंग्वेज लिखते हैं पहले और फिर इसका नॉर्मल मतलब हम ये मान लो ट्रांसलेशन करेंगे। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same value of all the four quantum numbers। किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल आप समझें कि मेरे पास 3s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक, चलो नहीं अभी बताता नहीं हूं, ये 3s ऑर्बिटल है, इस 3s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। अब दो इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे भी रख सकता हूं, दो इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे भी रख सकता हूं, और 3s के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो मैं ऐसे भी रख सकता हूं। तो पॉली ने कहा कि किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं बट चारों कभी भी सेम नहीं होंगे। समझें, जैसे यहां पर मैं इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो देखो ये 3s ऑर्बिटल में है, इस इलेक्ट्रॉन को ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों के लिए n की वैल्यू 3 है क्योंकि ये 3s ऑर्बिटल में है। s में है इसलिए l की वैल्यू कितनी है, 0। ये आप सीख चुके हो भी, l जब 0 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। देखो इस इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज स्पिन है, s की वैल्यू है +½ इस इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू क्या है, -½ है। ये आपको धीरे धीरे यूज करते करते अच्छे से निकालना आ जाएंगे। सिमिलरली देखो, अब देखो यहां पर आप देखोगे, सॉरी इसके लिए +½ है, अपवर्ड है ना, तो देखो चारों क्वांटम नंबर सेम है, ये पॉलिश प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। इसके लिए देखो फिर से n की वैल्यू 3, कलर चेंज कर लूं, है ना, इसके लिए n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 है ना, वही दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0, m की वैल्यू भी 0, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, +½ यहां s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -½ नहीं दोनों के लिए -½ है ना, दोनों का सेम स्पिन दिख रहा है आपको।
तो देखो चारों क्वांटम नंबर सेम क्यों आए, क्योंकि दोनों का स्पिन सेम है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें, इस इलेक्ट्रॉन के लिए N3 है, L 0 है, M 0 है, लेकिन S की वैल्यू क्या है, +12। वहीं पर आप इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखो तो इसके लिए भी N तो 3 है, ठीक है। क्वांटम नंबर्स कैसे निकालते हैं, ये ऑर्बिटल है तो N तो आपको दिख ही रहा है, S ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी हो गई, 0, L 0 तो M की A की वैल्यू होती है 0, M 0। फिर मैं आपको इनको और डिटेल में निकालना सिखाऊंगा, चिंता मत करो। अभी आप ये देखो, और S की वैल्यू क्या हो गई, -12। अब देखो 3 क्वांटम नंबर सेम है, लेकिन चौथा क्वांटम नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। मैं बस आपको भी चीजें समझा रहा हूं, ठीक है ना, याद बात नहीं रखना है, सब याद हो जाते हैं आपको अपने आप। तो पॉली ने कहा कि किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ दैट इज एन ऑर्बिटल कैन accommodate a maximum of 2 electrons with opposite spin। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, और उनका स्पिन भी क्या होना चाहिए, अपोजिट। ये चीज हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इन चीजों के ऊपर आप ध्यान दें। ये 3 प्रिंसिपल्स रूल्स हैं जिनको फॉलो करके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो अलग अलग एलिमेंट्स के। तो बस हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के, बट उससे पहले मैं आपको एक दो छोटी छोटी चीजें और समझाऊं, ध्यान देना। एक ऑर्बिटल और एक सबशेल, ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाते हैं, सबशेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सबशेल। तो ध्यान से देखें, जैसे आपने देखा था एस सबशेल, तो एस सबशेल में तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। लेकिन आप देखा था पी सबशेल, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और ध्यान रखना तीनों की सेम एनर्जी होती है। जैसे मान लो 2p है, तो जो 2p के 3 ऑर्बिटल्स होंगे उनका नाम होता है 2px, 2py, 2pz। नेमिंग हम बाद में करेंगे जब इनके शेप की बात करेंगे तब, बट ये 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम। ऐसे आप डी सबशेल देखो, डी सबशेल, तो डी सबशेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सॉरी 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और पांचों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो यहां से हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये आपके लिए नया टर्म है, ये आपके बहुत काम में आएगा आगे चलकर भी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। जैसे पी सबशेल के तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि तीनों की एनर्जी क्या है, सेम। इसी तरह डी के जो 5 ऑर्बिटल्स हैं ये भी क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि इनकी एनर्जी भी क्या है, सेम। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। फिर देखो एक और टर्म होता है डीजेनरेसी, डीजेनरेसी। तो डीजेनरेसी क्या होती है, दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। तो वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। जैसे पी सबशेल की अगर आप डीजेनरेसी देखो तो वो होगी 3, अगर आप डी सबशेल की डीजेनरेसी देखो तो वो कितनी आएगी, 5, अगर आप एफ की देखोगे तो आएगी 7। बताओ एस ऑर्बिटल की डीजेनरेसी कितनी होगी, 1? नहीं, अरे डीजेनरेसी की बात तो आपको ना, जब 2 ऑर्बिटल हो एटलीस्ट, ये एक ऑर्बिटल है, अकेले की एनर्जी किससे कंपेयर करोगे, तो एटलीस्ट 2 ऑर्बिटल तो होने चाहिए, तभी तो बोलोगे कि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों डीजेनरेट है। तो कुछ लोग बोल देते हैं कि एस ऑर्बिटल की डीजेनरेसी 1 है, टेक्निकली बोलना गलत है। तो आप इन टर्म्स के ऊपर फोकस करें। आज मैं आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूं, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं सिखा रहा हूं, फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। आज मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाई है, इन चीजों के ऊपर काम करें। जैसे मैंने आपको डीजेनरेट ऑर्बिटल सिखाई, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी डेफिनेशन को रटो मत, समझो कि डीजेनरेट का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम उन्हें हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। मैंने आपको n+l रूल सिखाया, मैंने आपको ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर सिखाया, रटना नहीं है, नहीं कुछ काम देना, हम हमेशा वैसे बनाएंगे, फिलिंग करेंगे। अभी आप देखो, अभी तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा, 2 लेक्चर 3 लेक्चर के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बोल दोगे, यूं उंगलियों पे गिन लिया करोगे। तो बस
साथ में प्रैक्टिस की बात है, बने रहे मेरे साथ, पढ़ते रहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंजॉय करते रहे उसको विद फन। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना सिखाऊंगा, उनका रिप्रेजेंटेशन सिखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं आपको उनको याद करना भी सिखाऊंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।